तो दोस्तों हम लोग मानव कौल जी के उपन्यास अंतिमा की विवेचना कर रहे हैं और इस कड़ी में अभी तक हमने लगभग 15 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगला एपिसोड शुरू करते हैं। दुष्यंत कुछ देर बाद छत पर सिगरेट पीने आया तो उसने देखा रोहित अभी भी वहां बैठा हुआ है। अरे तुम अभी भी यहीं हो, क्या हुआ, सब ठीक है? दुष्यंत रोहित के बगल में जाकर बैठ गया। उसने देखा रोहित के हाथों में कॉपी है और कोरा पन्ना कोरा नहीं है। सुनाओ क्या लिखा है? दुष्यंत ने कहा। रोहित ने कॉपी दुष्यंत के सामने रख दी। दुष्यंत ने सिगरेट वापस अपनी जेब में रखी और कॉपी उठा ली। आईने के सामने खड़े रहने पर तरस खाता एक आदमी दिखता है। उसकी आंखें वहां जाती हैं जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं। क्या तुमने कभी उसे छुआ है जो जीवन है? वह पूछता है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता हूं। मेरे उंगलियों के स्पर्श से ठीक पहले वह बदल जाता है। मैं ठिठकता हूं क्योंकि मैं अब उसे नहीं जानता हूं। वह साड़ी पहने हुए एक हिरन है जिसकी नाभि बहुत गहरी है। मैं उसकी नाभि छूना चाहता हूं। उसके जितना करीब मैं जाता हूं वह उतना बदलता जाता है। मैं खुद को गीला होता देखता हूं। उसके बदलने के बीच में ही कहीं मुझे जीवन दिखता है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे छूता हूं और आईना चरमरा कर छड़ जाता है। दुष्यंत ने पूरी कविता को गुदगुदाते हुए पढ़ी थी। उसने कविता पढ़ने के बाद जब रोहित को देखा तो रोहित रो रहा था। उसकी सिसकियां बहुत भीतर कहीं से उठ रही थी। दुष्यंत ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया। रोहित गले लगते ही निढाल हो गया, जैसे वह बहुत देर से खुद को रोके हुए था। उसने खुद को बह जाने दिया। दुष्यंत उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। बहुत अच्छा लिखा है, उसने फुसफुसाते हुए रोहित के कानों में कहा। रोहित दुष्यंत की छाती से चिपका हुआ था। मुझे नहीं लिखना है, रोहित ने टूटते हुए शब्दों में कहा। दुष्यंत ने रोहित के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर उससे कहा, तुमने बहुत बहुत अच्छा लिखा है। जो अभी तुम्हारे भीतर है उसे बह मत जाने दो, उसे रोको, बांस जैसा बनाओ और लिखो उन सबको। बहुत नई आवाज है यह, मैं इस आवाज को सुनना चाहता हूं। रोहित के आंसू नहीं रुक रहे थे और उसका चेहरा दुष्यंत के बहुत करीब था। रोहित रोना नहीं चाह रहा था। वह खुद अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसकी आंखें डबडबा जा रही थी। वह अपने आंसू पोंछना चाह रहा था पर उसने अपनी मुट्ठी से दुष्यंत की सर को कसकर पकड़े रखा था। उसे लग रहा था कि अगर यह छूट गया तो सब छूट जाएगा। उसे दुष्यंत पानी में डूबा हुआ दिख रहा था। तभी उसे लगा कि दुष्यंत के पीछे बहुत सारे कबूतर फड़फड़ाकर उड़ने लगे हैं। उसकी आंखों के सामने वही हिरन उड़ाचे मार रहा है जो अब तक वर्मा मैडम के कमरे की दीवार पर चिपका हुआ था। तभी उसकी निगाह दुष्यंत के होठों पर गई। उसके होठों पर उसे पीले और नारंगी फूलों की पंखुड़ियां तैरती हुई दिखी। वह उन पंखुड़ियों के करीब गया और उसने धीरे धीरे अपने होठों से उन्हें बटोरना शुरू किया। हर एक पंखुड़ी की कोमलता वह अपने होठों पर महसूस कर सकता था। हर पंखुड़ी उसके होठों को छूते ही मिस्री की तरह उसके मुंह में घुलने लगी थी। वह जितना पंखुड़ियों को छूता दुष्यंत के मुंह से उतने ही फूल खिलते हुए उसे दिखते। ऐसे रंग, इतनी गहरी इनकी खुशबू थी कि रोहित की आंखें नसें में आधी बंद होने लगी। दुष्यंत से कहना चाह रहा था कि मैं गहरी नींद सोना चाहता हूँ, पर वह बहुत भूखा भी था। उसे उन पंखुड़ियों की भूख थी जिसका पता उसे उनके चखने के बाद लगा था। वह उन्हें लगातार खाता जा रहा था। वर्मा मैडम जब छत पर दुष्यंत को खोजती हुई आई तो उन दोनों को देखकर वह जहां थी वहीं खड़ी रह गई। उन्हें लगा कि वह किसी कविता का बन्ना देख रही हैं। बहुत अंधेरे में किसी विशाल तूफान के विरुद्ध अपना नृत्य पेश करती हुई एक आग की लौ किले के पास नदी किनारे पीपल की पेड़ की छाया तले दुष्यंत और रोहित लेटे हुए थे। पीपल के पत्तों से छनती हुई सूरज की किरणें उनके नग्न शरीर पर ऐसे पड़ रही थी मानो उजाला उनके शरीर से जगह जगह फूट रहा था। एक पैटर्न है चारों तरफ और उस पैटर्न से हम सब जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी कलाकृति है जिसमें हम महज एक ब्रश का स्ट्रोक है। और इस कलाकृति की सबसे खास बात है कि यह बदलती रहती है लगातार। आप अपना रंग और पैटर्न लिए सिर्फ कुछ ही समय तक इस कलाकृति का हिस्सा है। कुछ वक्त बाद एक नया स्ट्रोक आपके ऊपर से गुजर जाएगा, एक नया रंग लिए और आप इस लगातार बदल रही कलाकृति के भीतर कहीं दफन हो चुके होंगे। हमारी बस इतनी ही शिरकत है, दुष्यंत ने कहा
और रोहित ने दिमाग में इस पैटर्न के विन्यास को बनते बिगड़ते देखा। रोहित यूं भी आजकल बाहर कम और अपने दिमाग में ज्यादा रहने लगा था। दुष्यंत के पास बहुत वक्त था और वर्मा मैडम अपनी थीसिस में व्यस्त रहती थी। दुष्यंत का बहुत वक्त रोहित के साथ ही गुजरता था। दोनों दोपहर में नदी जाते, जहां पानी में गोते लगाकर पैसे बीनना उनका सबसे पसंदीदा काम था। रोहित को नदी की आदत थी और वह बहुत गहरे में बहुत देर तक रुक सकता था। और दुष्यंत पानी के भीतर ज्यादा नहीं रह पाता था। कई बार दुष्यंत पानी के ऊपर आता और रोहित का इंतजार करते हुए उसे लगता कि वह शायद डूब गया है। कुछ देर बाद रोहित दुष्यंत के डरों पर हंसता हुआ बाहर निकलता। फिर वह अपनी पसंदीदा जगह बैठते, किले की दीवार के पीछे, नदी किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे और अपने बटोरे पैसों का हिसाब लगाते। रोहित अधिकतर जीत जाता था, पर खेल जीत हार से कहीं आगे बढ़ चुका था। बहुत आगे बढ़ने पर भी दोनों के संबंध का धागा कविता से ही जुड़ा हुआ था। हमेशा किन्हीं खूबसूरत क्षणों में रोहित को फूलों की पंखुड़ियां दुष्यंत के होठों पर दिख जाया करती थीं और वह उन्हें अपने होठों से तुरंत लपक लेता। खुशियां अजनबी होती हैं, इतना ही उन्हें स्नेह दो, वो अपना परायापन छोड़ती नहीं। बहुत संयम के बाद एक छोटी सी चिड़िया पास आकर बैठ जाती है। यह खुशी जो हमेशा टिक कर नहीं रह सकती। यह हमारे आने और उलझाने के बीच का क्षणिक जीवन है और इसमें सुख छोटे वक्त के दानों को चुगना है। इसके परे सारा दृश्य काल्पनिक है और पीछे सारा छलावा। सब कुछ यही बहुत कृत्रिम है, हमारे आसपास ही पड़ा है। इसमें खुशी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेना हमारा अंधा होना है। क्या आप यह देख सकते हैं? दुष्यंत ने लेटे हुए यह कविता सुनाई। रोहित बैठा हुआ नदी के दूसरे छोर को देख रहा था। यह कब लिखी आपने? कल रात, दुष्यंत ने कहा। किसके लिए? लेखक से ऐसे सवाल कभी नहीं करते। जिसे कविता अच्छी लगती है समझो उसी के लिए लिखी है। आपसे बात करके लगता है कि कभी तो आप बहुत पास हैं और कभी आप झटक देते हैं सारा कुछ। कविता कैसी लगी? देखा, फिर आपने किया, आपने झटक दिया मुझे। रोहित यह कहते ही दुष्यंत के बगल में लेट गया। कविता बहुत अच्छी थी। रोहित दुष्यंत के कानों में फुसफुसाया। रोहित के सपनों में उसे आजकल अलग ही रंग दिखते थे और वे सारे रंग एक पेंटिंग में तब्दील हो जाते जिसमें वह खुद को हिरन होता हुआ देखता। शायद यह उस हिरन का साफ है कि उसे दुष्यंत और वर्मा मैडम को रोज साथ सोते हुए देखना है। कभी कभी वह दुष्यंत के हाथों को छूता और सोचता कि इन्हीं हाथों ने वर्मा मैडम को कल रात छुआ होगा। हर तरफ उसे भीतर घनघोर जलन महसूस हुई, पर साथ ही साथ एक अजीब किस्म की उत्सुकता उसके भीतर घर कर जाती कि वह दुष्यंत से पूछे कि कल रात इन हाथों ने वर्मा मैडम के शरीर के किन हिस्सों को सहलाया था। वो बार बार अपना सिर झटकता। वह कहाँ जा रहा था? इन गलियों में किस घर की तलाश में था? एक शाम तीनों छत पर चाय पी रहे थे। वर्मा मैडम और दुष्यंत एक दूसरे से सट कर बैठे हुए थे। रोहित अपनी चाय और पार्ले जी बिस्कुट के साथ दूसरी तरफ था। रोहित को उन दोनों को साथ देखने की आदत थी, पर फिर भी उसके भीतर एक टीस उठती जब भी वर्मा मैडम दुष्यंत का हाथ पकड़ती या जब दुष्यंत वर्मा मैडम के कानों में कुछ फुसफुसा देता और वह दोनों देर तक हंसते। कई बार वह समझ नहीं पाता कि उसे जलन किससे हो रही है और किसकी तरफ से हो रही है। क्या वह दुष्यंत से जल रहा है या वर्मा मैडम से? मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। अरे वाह, सुनाओ। दुष्यंत रोहित की तरफ खिसक आया। दुष्यंत में निश्चलता थी। उसके भीतर बस स्नेह था सबके लिए और अजीब सा आकर्षण। कहीं रख दिया जाऊं तो पड़ा रहूं, किसी और के छू लेने तक, कुछ कहने की हरकत न हो, मेरे सब कुछ सह लेने तक। तुम आओ तो घर कर जाओ, वरना पड़े रहने दो मुझे मेरे न होने तक। दर पास हो तो सांस लेने की जगह न हो, वरना चले जाओ जैसे जाता है कोई राख होने तक। हर कोशिश की थकान से ऊब है, मैं डूब जाऊं और डूबा ही रहूं नदी होने तक। कविता खत्म होने के बाद दुष्यंत का सिर नीचे था, मानो वह कुछ सोच रहा हो। एक अजीब सी असहजता तीनों के बीच फैल गई। अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छी कविता है, वर्मा मैडम ने कहा। एकदम बकवास है, इस तरह क्यों लिख रहे हो?
क्या हुआ? कविता जैसी कविता लिखने की क्या जरूरत है? मत लिखो। पर लिखो तो ये लिखो जो तुम, पता नहीं तुम। दुष्यंत को लगा कि वह कुछ ज्यादा बोल गया है, इसलिए वाक्य अधूरा छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ और छत के एक कोने में चला गया। रोहित ने उस कविता को मरोड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। दुष्यंत, इतनी अच्छी कविता, क्या हुआ तुम्हें? और ये कोशिश कर रहा है कई तरह की कविता यह लिखेगा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दुष्यंत वापस रोहित के पास आया और उसकी मुट्ठी से कविता छीनी और उसे उसके सामने फाड़ दिया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने ऐसी कविता लिखी थी तो किसी ने उस कविता को फाड़ा नहीं था, और जिसका मुझे आज तक पछतावा है। तीनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। हर एक अपनी गली से निकलकर इस तिगड्डे पर आकर मिले थे। घर्षण होना लाजमी था और उससे उठती चिंगारियों से किसी का जल जाना भी। रोहित जल रहा था। वह उस उम्र में था जिसमें हर परिवर्तन का होना उसको सहना पड़ रहा था। हर बार पीड़ा के बुलबुलों के फूटने से पहले रोहित सबसे छुप जाना चाहता था। वैसे तो कविता में खुद को छुपाया जा सकता था, पर जिस कविता की उम्मीद दुष्यंत उससे कर रहा था उसमें नंगा होने की जरूरत थी। जबकि रोहित नंगे होने का डर लेकर कविता लिख रहा था। किले के पास, नदी किनारे, पीपल के पेड़ की छाया तले, इन्हीं खूबसूरत क्षणों में जब रोहित को फूलों की पंखुड़ियां दुष्यंत के होठों पर दिखती तो वह उन्हें बटोरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब भी उसने खुद को दुष्यंत के करीब पाया था, दुष्यंत ने मुंह मोड़ लिया था। उस दोपहरों में रोहित वर्मा मैडम से मिलने की कोशिश में उनके कमरे तक उन्हें खोजता हुआ पहुंचा था, और कमरा भीतर से बंद होता। बाहर उसे दुष्यंत और वर्मा मैडम की किल्लोल सुनाई देती। उसके दिमाग में जिस तरह के दृश्य घूमने लगते, उन्हें वह कितना भी झटका देता, वो बाहर नहीं गिरते थे। उन दृश्यों के साथ जब भी वह अकेले कमरे में होता, उसे लिखने का मन करता, पर वह इस आदत से थक गया था। हर दुख, हर उथल पुथल को वह लगातार कविता नहीं बनाना चाहता था। शाम की चाय हो या नदी में गहरे गोते लगाना हो, उसने खुद को उन दोनों से एक दूरी पर पाया था, लगातार। वर्मा मैडम सच में व्यस्त थी, पर दुष्यंत दिन भर उसके साथ रहते हुए भी दूर था। दिन बीतने में दुष्यंत का जाना करीब आता जा रहा था। रोहित महज दुष्यंत के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहता था, वह उसका होना चाहता था। वह उसके निज में अपना प्रवेश चाहता था। दुष्यंत का एक दूरी बनाए रखना उससे सहन नहीं हो रहा था। एक दिन किले के पास, नदी किनारे, पीपल की पेड़ की छाया तले, जब रोहित को फूलों की पंखुड़ियां दिखी तो उसने दुष्यंत को एक पन्ना पकड़ाया। दुष्यंत ऐसे उठकर बैठा जैसे वह जाने कब से इसी का इंतजार कर रहा था। उसने बुदबुदाते हुए रोहित की कविता पढ़ी। उस दूर साथ चलने में शामिल होना जीवन में शामिल होने सा भ्रम देता है। पीछे छूट गए जिस मोड़ पर वह हासिल हुआ था, उसका सुख अब वह किसी भी मोड़ पर ओझल हो जाएगा, ये डर का जूता हो गया था। जो चलते वक्त लगातार काट रहा होता था, हर आने वाले मोड़ पर शक होता था, क्या वह यहाँ से मुड़ जाएगा? अगर वह रुकता तो सांसें रुक जाती, जूता अपने अंगूठों से लाल होने लगता। क्या एक अंतहीन सीधी सड़क नहीं हो सकती है? क्या दूसरे के भीतर उठ रही किसी भी मोड़ की प्रतीक्षा का कोई अंत है? काश इस संबंध को घसीट कर मैं उस मोड़ पर ले जा सकता जहां से हमने साथ चलना शुरू किया था। मैं उसके साथ चलने के पहले ही पलट जाता, तो मुझे पुकारता और मेरा नाम दुख होता, और दुख किसी की सुनता नहीं। दुष्यंत ने कविता 2 बार पढ़ी, और जब उसने नजरें उठाकर रोहित को देखा तो रोहित को उसके होठों पर कोई भी पंखुड़ियां नहीं दिखी। उसके होठ गीले थे और उसकी आंखों में सूरजमुखी के फूल दिख रहे थे। दुष्यंत रोहित के करीब आया और उस दोपहर किले के पास, नदी किनारे, पीपल के पेड़ की छाया तले दोनों ने एक दूसरे को प्रेम दिया। अपनी क्षमता से कुछ कदम ज्यादा दोनों एक दूसरे पे थे, और दोनों ने तेजी से चल रही सांसों के बीच कहा था कि यह कितना खूबसूरत है, और दोनों के लिए इस वाक्य के अर्थ अलग अलग थे। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी को अभी यहीं पर रोकते हैं। मिलता है आपसे उपन्यास के अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।